एवरीवन, सो वी आर हियर विद पार्ट 2 जिसमें हमें कवर करना है ओवरव्यू ऑफ सेल। इससे पहले हम सेल थ्योरी, एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो सेल का था वो कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। अब आप एक ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ेंगे कि बेसिकली आपने पढ़ लिया कि सेल एक बेसिक यूनिट है, बट उस सेल के अंदर होता क्या क्या है या वो सेल किस मेम्ब्रेन बाउंड से स्ट्रक्चर होती है, वो चीज़ आज हम आपको ओवरव्यू ऑफ सेल में पढ़ाएंगे, राइट। ओवरव्यू ऑफ सेल में जब आप ये पैरा स्टडी करते हो तो आप दो चीज़ें पढ़ते हो, राइट। क्योंकि हम यहाँ पे दो मेन सेल्स की बात करते हैं, तो आप एक प्लांट सेल को लेके चलोगे और आप एक एनिमल सेल को लेके चलोगे। तो प्लांट सेल के लिए आपने ऑब्ज़र्व किया अनियन पील को, राइट, एंड एनिमल सेल को देखने के लिए आपने ऑब्ज़र्व किया ह्यूमन चीक सेल्स को। ओके, लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। और उनके स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप में रखने के बाद हमने रिकलेक्ट दिया कि उनका स्ट्रक्चर होता किस तरीके से है। क्योंकि अनियन पील एक प्लांट सेल थी, तो वहाँ पे देखने को मिला कि वहाँ पे दो मेम्ब्रेन्स थी, राइट। एक आउटर लेयर थी, एक सेकेंड, इस साइड ड्रॉ करते हैं। अनियन पील में हमें देखने को मिला कि एक आउटर लेयर थी, राइट, और उसके अंदर एक और लेयर थी जिसको हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा था। यहाँ से आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये चीज़ हमको श्वान साइंटिस्ट ने दी थी, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में करवाया था। तो अनियन पिल एक प्लांट सेल है, और प्लांट सेल में आपने देखा कि एक आउटर मेम्ब्रेन है जिसे सेल वॉल कह रहे हैं, और एक इनर मेम्ब्रेन है जिसे सेल मेम्ब्रेन कह रहे हैं। बट वहीं पे अगर आप ह्यूमन चीक सेल की बात करते हो तो यहाँ पे एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सो कई बार क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है एंड बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये स्टेटमेंट तो दिया नहीं था, बट यहाँ पे आपको अनियन पील में अगर ये स्टेटमेंट दे रखा है, यानी कि आप प्लांट सेल की बात कर रहे हो, तो प्लांट सेल में आपको डबल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है मेम्ब्रेन में। एक सेल वॉल का होता है और एक सेल मेम्ब्रेन का होता है। बट वहीं पे आप अगर किसी एनिमल सेल की बात करते हो तो उसके मेम्ब्रेन में आपको सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि आप स्टडी भी करोगे, ओके, सो एक टिपिकल प्लांट सेल की जब मैं बात करती हूँ, हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एज इट्स आउटर बाउंड्री। सो सेल वॉल इसकी आउटर बाउंड्री होती है, और उसके विद इन हमको देखने को मिलता है सेल मेम्ब्रेन, राइट। तो प्लांट सेल में आपको दो मेम्ब्रेन देखने को मिलती हैं। आउटर बाउंड्री को आप सेल वॉल कहते हो, और इनर वाली मेम्ब्रेन को आप सेल मेम्ब्रेन कहते हो। बट वहीं पे अगर मैं ह्यूमन चीक सेल यानी कि एनिमल सेल की बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस, आउटर मेम्ब्रेन ही आपका एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सो द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक सेल हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। जो उसकी आउटर मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वही उसका डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर है। बट वहीं पे अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो वहाँ का डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो उसका सेल वॉल होगा, राइट। सो पहला आपको सेल का देखने का मिला स्ट्रक्चर, ये हर एक सेल के पास बाउंड्रीज़ होती हैं। प्लांट सेल में हमें दो बाउंड्रीज देखने को मिलती हैं, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, और एनिमल सेल के पास हमें एक मेम्ब्रेन देखने को मिलती है जिसको आप सेल मेम्ब्रेन बोलते हो, राइट। इनसाइड ईच सेल इज़ अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। अब आप सेल के अंदर एंटर करके देख रहे हो तो आपको एक डेंस यानी कि थोड़ा सा गाढ़ा डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस, आपको न्यूक्लियस देखने को मिला। हमने इससे पहले स्टडी किया था कि न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो ये रॉबर्ट ब्राउन ने जो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, ये कैसा था, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होगा, क्या न्यूक्लियस के पास मेम्ब्रेन होती है? यस, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस, और डेंस स्ट्रक्चर होता है इनसाइड द सेल प्रेजेंट होता है। This nucleus contains the chromosomes which in turn contain the genetic material DNA. ओके, ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है, क्योंकि जब हम 11th क्लास में थे तो इस चीज़ को लेके बहुत कन्फ्यूज़न होता था कि क्रोमोसोम्स क्या हैं, DNA क्या है, जीन्स क्या हैं, और इस चीज़ को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न था जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ओके, सो देखिए, सबसे पहले आपकी
मैं एक न्यूक्लियस बना लेती हूँ। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आपका जो डीएनए होता है एक जेनेटिक मटेरियल होता है। सबसे पहले डीएनए ही होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए काफ़ी शॉर्ट में इसको समझिए, डीएनए काफ़ी लंबा होता है, लीनियर पोजीशन में होता है, जिसको पैकेजिंग करके हमें होल्ड ऑन करना पड़ता है। जब हम लोग उसको हिस्टोन प्रोटीन से होल्ड करते हैं, इस तरीके से बड़े डीएनए को जब आप होल्ड करते हो हिस्टोन प्रोटीन बना के, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। उसके बाद कई हमारे आगे डिवाइडिंग स्टेजेस आती हैं, जिसमें ये क्रोमैटिन स्ट्रक्चर और ज़्यादा कंडेंस हो जाता है और वो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू कर देता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। सो बेसिकली क्रोमोसोम्स क्या है, वो एक गुच्छा ही है जो इस तरीके से इस शेप में कंडेंस हो गया है और अंदर उसने अपने जेनेटिक मटेरियल को कंटेन कर रखा है। ये इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है जो इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, वही ऐसे कंडेंस हो गया है। सो क्रोमोसोम एक आउटर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। सो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, राइट। अब इसी डीएनए को अगर मैं थोड़ा लीनियर तरीके से दिखाने की कोशिश करूं, तो हम अगर इसको लीनियर तरीके से दिखाएं तो इस पे एक सीक्वेंस होता है, यानी कि कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस होते हैं जो आगे जाके आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो वो पूरे डीएनए पे लीनियर नहीं होते। मीन्स अगर ये कोडिंग रीजन है तो हो सकता है ये कोडिंग रीजन ना हो। तो ये जो कोडिंग रीजन होता है, इसी को हम लोग जीन बोलते हैं। तो ये जो कोडिंग रीजन होता है इसे ही हम लोग जीन बोलते हैं। सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था कि जीन्स क्या हैं, डीएनए क्या है एंड हमारे पास क्रोमोसोम्स क्या है। और क्रोमैटिन तो आपको अभी जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा 11th के सिलेबस में। तो आपको समझना है कि क्रोमोसोम एक बाउंडेड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है और डीएनए के अंदर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स स्पेसिफिक होते हैं जो आगे चल के प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, उसको जीन बोलते हैं। तो आपकी लैंग्वेज में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो न्यूक्लियस के अंदर आपका होता है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं डीएनए और डीएनए के अंदर होते हैं जीन्स, राइट। तो इस सीक्वेंस को आप थोड़ा सा लर्न कर लेना। ओके, सो यहाँ पे समझाने में थोड़ा टाइम चला गया। सो दिस न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सो इस लाइन को यहाँ भी समझाया गया है कि न्यूक्लियस कंटेन करता है क्रोमोसोम्स को, बट क्रोमोसोम्स क्या कंटेन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए को। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि डीएनए आपका कंटेन करते हैं जीन्स को। Cells that have membrane-bound nuclei are called eukaryotic, whereas cells that lack a membrane-bound nucleus are called prokaryotic. हमने देखा कि हमारे पास सेल जो होती है, मीन्स अगर मैंने ये एक सेल बनाई और मैंने ये दूसरी सेल बनाई, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी कोई सेल मेम्ब्रेन के बिना हो। हर सेल में आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी ही होगी। बट न्यूक्लियस के केस में हो सकता है कि आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं भी हो सकता है। सो न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया गया था, हमारा जेनेटिक मटेरियल डीएनए यानी कि क्रोमोसोम एक कंडेंस्ड फॉर्म में भी हो सकता है। तो अगर ये हमारा न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये आपका इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल उसमें पाया जाएगा लीनियर। बट वहीं पे अगर एक सेल है जो प्रोकैरियोटिक है या ये उसका न्यूक्लियस है, तो आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो वो इस तरीके से बाहर ही प्रेजेंट रहता है, राइट। तो एक बेसिक डिफरेंस प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का आप कैसे निकाल सकते हो कि अगर आपके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है तो आप यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हो, और अगर आपके न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन नहीं है तो आप प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हो, राइट। सो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या निकाला, दैट सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई जिसमें होगी वो यूकैरियोटिक होंगे, और जो लैक करेगा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक होंगे। तो यहाँ से आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं। In both prokaryotic and eukaryotic cells, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell. Okay, so हम यहाँ पे स्टडी किए
कि ये मेरे पास एक सेल है। अगर मैं एक सिंपल से सेल बनाऊँ एनिमल सेल को, तो ये मेरे पास क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन है। तो क्या सेल अंदर से इस तरीके से खाली होता है? नहीं, वहाँ पे आपका एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स से फिल होता है, और इस सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम ऑफ सेल को। तो आपके पास क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ सेल को कौन ऑक्यूपाई करता है? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म का नेचर कैसा होता है? साइटोप्लाज्म का नेचर होता है सेमी फ्लूइड। तो वॉल्यूम ऑफ सेल को ऑक्यूपाई करता है साइटोप्लाज्म, जो कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स की तरीके से होता है। एंड याद करने वाली बात है, इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ सेल में सेल मेम्ब्रेन भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। बस प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होगा। The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cells. The biggest and most important question for competitive exams, कई बार हमें लगता है कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो जितना भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होगा या जितना भी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होगा वो आपके न्यूक्लियस परफॉर्म करती है। बट ऐसा नहीं होता है। जेनेटिक मटेरियल में जब भी आपकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस होकर न्यूक्लियस से बाहर आके साइटोप्लाज्म में जाती है, और साइटोप्लाज्म में सारी की सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, सो साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन इट टू कीप द सेल इन द लिविंग स्टेट। जैसे हमने बात की थी कि एंटोन वॉन ल्यूनहोक ने लिविंग सेल देखी थी एंड रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखी थी। अब क्या चीज़ है जो एक सेल को हम लोग डेड बोल रहे हैं, और वहीं दूसरे सेल को हम लोग लिविंग बोल रहे हैं, राइट, लिविंग एंड डेड बोल रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होता है, हमारे कुछ अंदर सेलुलर एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है। मेटाबॉलिज्म में कुछ चीज़ें बन रही होती हैं, कुछ चीज़ें टूट रही होती हैं, राइट। जिस तरीके से अगर एक लिविंग ह्यूमन है, उसके अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आप देख के बता सकते हो कि ये एक लिविंग ह्यूमन है। और वहीं पे एक डेड ह्यूमन, आपने कोई डेड बॉडी देखी तो उसके अंदर बेसिक एक्टिविटीज़ रुक जाती हैं। इसी तरीके से आप सेल को डिफाइन करते हो कि सेल लिविंग स्टेट में मानी जाएगी जब उसके अंदर के केमिकल रिएक्शन हो रही होती हैं, और वो केमिकल रिएक्शंस का मेन एरिना या मेन पोजीशन या मेन प्लेस कहाँ होती है, वो आपके साइटोप्लाज्म में होती है। Beside the nucleus, the eukaryotic cells have other membrane distinct structures called organelles like the endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies and vacuoles. Right. अब आपको सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, पहले ये पॉइंट याद कर लो कि प्रोकैरियोटिक सेल में देखो, अगर हमारा न्यूक्लियस ही मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, तो हम दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं रखेंगे, राइट। तो प्रोकैरियोटिक में दूसरे भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, और वो दूसरे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के नाम क्या क्या हैं? मेम्ब्रेन बाउंड जो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं वो आपके पास हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़ एंड वैक्यूल्स। ठीक है, सो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में आपने देखा कि भाई मेरे पास अगर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है प्रोकैरियोट, तो मैं बाकी भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स को नहीं रखूँगा। यूकैरियोट्स के पास प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है, तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी होंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो आपके आगे चल के प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस में काम करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो कि प्रोटीन पैकेजिंग में काम करता है, लाइसोसोम्स, ठीक है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी करता है, ठीक है, सुसाइड बैग्स भी कहते हैं इसे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज़, वैक्यूल, ये सारे आपके क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं जो यूकैरियोट्स में तो पाए जाएंगे, बट आपके प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए जाएंगे। एक ऑर्गेनेल और है जो दोनों में पाया जाता है, राइट। हमने अभी बात की जब हमारा न्यूक्लियस है उसका बेसिक काम है डिफरेंट प्रोटीन्स को बनाना, एंड प्रोटीन्स बनाने के बाद आप डिफरेंट प्रोटीन्स बनती हैं जो आपकी डे टू डे लाइफ के लिए
क्या होती हैं, हेल्पफुल होती हैं। सो हमारे पास तो प्रोकैरियोट्स में पहली बात तो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, बाकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं है, तो वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगा। तो एक ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होती है, बट कंडीशन ये है कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस भी मेरे पास मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था और ना ही मैंने मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ली। तो मैं एक ऐसा ऑर्गेनेली ही लूँगी जो उसमें मेम्ब्रेन नहीं होगी। तो ऐसा ऑर्गेनेली जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है वो राइबोसोम्स हैं, जो आपके पास देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, राइट। तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, बट ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इसके आसपास मेम्ब्रेन नहीं होती है। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelles chloroplast and mitochondria and on rough ER। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन आता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या सिर्फ साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं? नहीं, वहाँ पे 3 ऑर्गेनेल्स के ऊपर और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनेल्स के ऊपर? क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ER। सो क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में हमारे पास क्या होते हैं? राइबोसोम्स एक्स्ट्रा पाए जाएंगे, और प्रोकैरियोटिक में तो राइबोसोम्स होते ही हैं। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम विच हेल्प इन सेल डिवीज़न। आपकी जब एनिमल सेल डिवाइड करती हैं तो उनको एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर चाहिए होता है, जिसे हम लोग सेंट्रोसोम बोलते हैं, ठीक है। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? हेल्प इन सेल डिवीज़न, और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ओके, सो यहाँ से हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या बने, पहले मैं वो आपको पॉइंट आउट करवा देती हूँ। सबसे पहला, प्लांट सेल में कौन कौन सी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं? आपकी सेल वॉल और दूसरा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद हमारी सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल में भी पाई जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं, और क्रोमोसोम्स में हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स में हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होते हैं और लैग मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई इन प्रोकैरियोट। उसके बाद हमारे पास सेमी फ्लूइड का साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है दोनों ही सेल्स में, और यहाँ पे सेलुलर एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा होती हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के नाम दे रखे हैं जो आपको याद करने हैं। ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। प्रोकैरियोट्स में आपके क्या होते हैं? सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ठीक है, और आपकी बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया ऑन रफ ER, राइट। ये 14 पॉइंट हो गया। एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एक और एनिमल सेल में पाई जाती है जिसको सेंट्रोसोम बोलते हैं। तो ये 15 पॉइंट्स आपको एक ओवरव्यू ऑफ सेल में देखने को मिला। इतने छोटे से पैराग्राफ में आपके 15 MCQs तैयार हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है साइज ऑफ सेल। सो सेल डिफर्स ग्रेटली इन साइज़। अब हमारी जो सेल्स होती हैं उनका साइज़ भी डिफ़र होता है, शेप एंड एक्टिविटीज़ भी डिफ़र होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माइकोप्लाज्म द स्मॉलेस्ट सेल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार फ्रेम हुआ है कि स्मॉलेस्ट सेल्स कौन सी होती हैं? माइकोप्लाज्म आर द स्मॉलेस्ट सेल्स। कितना इनका साइज़ होता है? 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया could be 3 to 5 micrometer, ओके। सो माइकोप्लाज्म आपके 0.3 माइक्रोमीटर के होते हैं, इसलिए वो स्मॉलेस्ट होते हैं। उससे बड़े आपके पास बैक्टीरिया होते हैं जो कि 3 to 5 माइक्रोमीटर के होते हैं। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल हमारे पास होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आर अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ये क्वेश्चंस डायरेक्टली रट्टाफिकेशन के हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे कि स्मॉलेस्ट सेल्स माइकोप्लाज्मा होती हैं, 0.3 माइक्रोमीटर की उसकी साइज़ होती है लेंथ में। बैक्टीरिया की देखें तो 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच का होता है। अमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स 7 माइक्रोमीटर की होती हैं। नर्व सेल्स आर लॉन्गेस्ट सेल्स होती हैं। सेल ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, ठीक है। शेप कैसी हो सकती है? पॉलीगोनल,
columnar, cuboid, thread-like, even irregular. The shape of the cell may vary with the functions they perform. राइट अगर मेरे पास एक ऐसी सेल है जिसको फ़िल्ट्रेशन का काम करना है तो वो काफ़ी थिन लेयर होगी, ठीक है। बट अगर मेरी हार्ट सेल्स की बात करूँ जिनको पंपिंग का काम करना है तो वो काफ़ी ब्रांच्ड और मोटी लेयर्स होती हैं। तो यहाँ इससे यही समझ में आता है कि जैसी हमारी एक्टिविटी होगी उसी तरीके से सेल की शेप होगी। तो ये पॉइंट आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि जैसी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी वैसे ही आपका सेल का शेप होगा, और सेल का शेप पॉलीगोनल, कॉलमनार, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर भी हो सकता है, राइट। सो ये आपके साइज़ आगे कुछ दिखा रखे हैं कि आपके नर्व सेल्स ब्रांच्ड एंड लॉन्ग होते हैं, रेड ब्लड सेल्स राउंड एंड बाइकॉनकेव होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड होते हैं, अमीबॉइड का मतलब होता है इरेगुलर, ये जो इरेगुलर शेप इस तरीके से बनी हुई है इसे बोलते हैं। कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स लॉन्ग एंड नैरो होते हैं, ये आपके ट्रैकिड्स हैं जो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, इलॉन्गेटेड होते हैं। मीजोफिल सेल्स भी प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं, राउंडेड ओवल होते हैं। सो ये आपके कुछ रट्टाफिकेशन के पॉइंट थे, बाकी जो अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट थे वो मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए। सो ओवरव्यू ऑफ सेल हमारा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया, जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। अब हम लोग अलग से प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिएगा एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।